आगे हमें मैचेस के रिजल्ट्स बताए जाते हैं। टीम ए ने अपने सभी मैचेस जीत लिए होते हैं और केवल एक आखिरी मैच बचा होता है। आखिरी मैच में बाचिरा और बारो दोनों ने ही गोल किए होते हैं। उसके बाद भी टीम ए ये मैच जीत जाती है। इस मैच में आखिरी गोल के लिए शीडो और रिन आपस में लड़ रहे होते हैं। दोनों लोग लड़ते हुए आखिरी गोल करके टीम ए को मैच जिता देते हैं, पर दोनों लोग एक दूसरे से बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं और आपस में लड़ने लग जाते हैं। शीडो रिन को एक किक मारता है जिससे रिन के नाक से खून आने लगता है। इसके बाद शीडो जैसे ही फिर से हमला करने वाला होता है, जिनपाची उसे रोक देता है। सभी प्लेयर्स की जर्सी में एक वायर लगा होता है जिसका यूज करके जिनपाची शीडो को शॉक दे देता है। इससे शीडो भी जमीन पर गिर जाता है। जिनपाची सभी को बताता है कि ये राउंड खत्म हो गया है और अगले 6 घंटे में वो रिजल्ट्स को अनाउंस करेगा कि कौन से प्लेयर जापान की अंडर 20 टीम के खिलाफ खेलेंगे। इसके बाद हम जिनपाची को देखते हैं। जिनपाची प्लेयर्स को छांटना शुरू कर देता है। तभी उसके पास जापान फुटबॉल एसोसिएशन से एक फोन आता है और फिर से सीन स्विच होता है। रिजल्ट अनाउंस होने में केवल 30 सेकंड का समय बचा होता है। सभी लोग बहुत ही ज्यादा नर्वस होते हैं। सभी ट्राईआउट मैचेस में टॉप 6 के अलावा इसागी, रियो, चिगरी, बाचिरा और बारो ने ही गोल किए होते हैं। इसागी सोचता है कि अगर जिनपाची गोल के बेसिस पर सिलेक्ट करेगा तो मेरे पास बहुत अच्छा चांस है। मैं फील्ड पर जाकर अपनी डेस्टिनी को बदलना चाहता हूँ। टाइम पूरा खत्म हो चुका होता है। तभी जिनपाची सभी के सामने आता है। जिनपाची को अपने सामने देखकर सभी लोग दंग रह जाते हैं। जिनपाची उन्हें बताता है कि मेरी नजर में केवल वही प्लेयर आगे जाएंगे जो गोल कर सकते हैं। मेरे लिए गोल ही सबसे कीमती है, इसीलिए मैंने केवल उन प्लेयर्स को टीम में रखा है जिनके गोल एवरेज सबसे ज्यादा है। इस तरह जिनपाची 11 प्लेयर्स की टीम अनाउंस करता है जो जापान की अंडर 20 टीम के खिलाफ खेलने वाले हैं। सबसे टॉप पर रिन का नाम होता है। रिन का एवरेज 2.5 गोल्स पर मैच होता है। जिनपाची कहता है कि हमारी टीम के फॉर्मेशन में रिन सेंटर में होगा। अगर अपोनेंट 5 गोल करता है तो हम 6 गोल करके मैच जीतेंगे। हम गोल को गोल से काटेंगे। इसके बाद जिनपाची बाकी टीम मेंबर्स अनाउंस करता है। गोलकीपर गागामारू गिन होता है क्योंकि गागामारू बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है और आसानी से बॉल को रोक सकता है। सेंटर बैक के रूप में 2 प्लेयर आर्यू और निको सिलेक्ट होते हैं क्योंकि आर्यू हाइट का यूज करके बॉल चुरा सकता है, जबकि निको अपोनेंट प्लेयर के गेम को पढ़कर उसे चकमा दे सकता है। इसके बाद ड्रिबलिंग के लिए 2 प्लेयर्स चिगरी और बाचिरा सिलेक्ट होते हैं। इसके बाद डिफेंस के लिए प्लेयर्स चूज किए जाते हैं। इसमें नाम टोबिटो का होता है। टोबिटो बॉल को गेम में रखने और प्लेयर्स को रोकने में बहुत अच्छा काम करता है। अटैक करने के लिए ओटोया और कैन्यू को चुना जाता है। ओटोया अपनी स्पीड और स्किल के लिए चुना जाता है, जबकि कैन्यू 1-on-1 में किसी को भी हरा सकता है। अटैकिंग प्लेयर और सेंटर के बीच के लिए 2 प्लेयर सिलेक्ट होते हैं। इसमें सबसे पहला नाम नागी का होता है। नागी का बॉल कंट्रोल सबसे बेस्ट होता है, जबकि दूसरा नाम शीडो का होता है। नहीं, इसागी का होता है। रिन के साथ सबसे ज्यादा कंपेटिबिलिटी इसागी की होती है। ऊपर से इसागी की एनालिटिकल स्किल्स रिन के बराबर होती हैं। अगर किसी कंडीशन में रिन गोल नहीं कर पाता है तब इसागी उसकी जगह लेकर गोल कर सकता है। इस तरह इस पजल का लास्ट पीस इसागी होता है। इन सभी प्लेयर्स को मिलाकर ब्लू लॉक की टीम बन जाती है जो जापान की अंडर 20 टीम के साथ खेलने वाली है। जब टीम अनाउंस होती है तो उसमें रियो, बारो और बाकी प्लेयर सिलेक्ट नहीं होते। ये देखकर उन्हें बहुत गुस्सा आने लगता है। कैन्यू जिनपाची से पूछता है कि इस टीम में शीडो सिलेक्ट क्यों नहीं हुआ है, जबकि वो नंबर 2 पर आता है। इस पर जिनपाची कहता है कि तुम सही कह रहे हो, शीडो का गोल एवरेज 2.0 पर मैच है, लेकिन ये सारे गोल उसकी खुद की स्किल्स के हैं। वो रिन के साथ एक भी केमिकल रिएक्शन नहीं बना पाया। अगर हम शीडो को मैच में खिलाते हैं तो हो सकता है कि वो लड़ाई करे और रेड कार्ड मिल जाए। इस तरह पूरी टीम को बाहरी नुकसान झेलना पड़ेगा, इसलिए शीडो टीम में सिलेक्ट नहीं हुआ है। शीडो एक ऐसा इगोइस्ट है जिसे तुम में से कोई भी हैंडल नहीं कर सकता है। कोई जो शीडो के साथ मिलकर टीम प्ले को इंक्रीज कर सके, हमारे पास ऐसा कोई प्लेयर नहीं है, इसीलिए हमें शीडो को बाहर रखना पड़ेगा। आगे कहने कहता है ऐसे तो हम इतना अच्छा टैलेंटेड प्लेयर वेस्ट कर रहे हैं। तब जिनपाची कहता है कि शीडो हमारा जोकर कार्ड है, हम रिन को शीडो से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। पहले मैं ऐसा ही सोच रहा था, पर मेरे पास अभी कुछ देर पहले जापान फुटबॉल एसोसिएशन से फोन आया था। इटोशी साई की एक शर्त है, हमें वो माननी होगी, तभी वो हमारे साथ ये मैच खेलेगा। ये सुनकर रिन एकदम ही हैरान रह जाता है। जिनपाची आगे बताता है कि अगर साई ये मैच नहीं खेलता है
तो टिकट नहीं बिकेंगी और मैच को कैंसिल करना पड़ेगा। इस तरह ब्लू लॉक भी बंद हो जाएगा। इसीलिए साई की कंडीशन मानने के अलावा हमारे पास कोई और तरीका नहीं है। इसके बाद हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां पर सीडो को एक कमरे में बंद करके रखा गया होता है। तभी वहां पर साई आता है और सीडो को उसके साथ खेलने के लिए कहता है। सीडो भी तुरंत मान जाता है। आगे प्रेजेंट में जिनपाची सभी को बताता है कि इटोशी साई सीडो को अपने साथ जापान की अंडर 20 टीम में खिलाना चाहता है। जैसे ही रिन ये बात सुनता है तो उसे और ज्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसके भाई ने उसे छोड़कर सीडो को चुना होता है। जिनपाची सभी से कहता है कि तुम्हारे पास टोटल 15 दिन है ट्रेनिंग करने के लिए। मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा ट्रेनिंग स्केड्यूल डिजाइन कर रहा हूँ जिससे तुम जरूर जीत जाओगे। ये तुम सभी के लिए आखिरी मौका है। रिन कहता है मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, ये मेरे लिए बस एक स्टेप है जिससे मैं दुनिया का नंबर 1 प्लेयर बन सकूं। सभी प्लेयर्स इस गेम के लिए एक्साइटेड हो जाते हैं। इसाकी सोचता है कि यही मेरा चांस है जब मैं इंटरनेशनल लेवल पर जा सकता हूँ। अब जिनपाची सभी को ट्रेनिंग कैंप के बारे में बताता है। वहीं दूसरी ओर जापान अंडर 20 टीम का मैनेजर अपनी पूरी टीम को इटोशी साई से मिलवाता है, पर इटोशी उनसे मिलने में कुछ ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होता है। तभी जापान अंडर 20 टीम का एक प्लेयर सेंडो शूटो खड़ा होकर साई से कहता है तुमने जापान के बाहर थोड़ा नाम क्या कमा लिया तो तुम ज्यादा मत उड़ो। इस पर साई कहता है तुम खुद को मुझसे कंपेयर कर रहे हो, तुम बस जापान में अच्छा खेलकर पैसा कमाना चाहते हो और एक अच्छी लाइफ जीना चाहते हो, जबकि मैं दुनिया का बेस्ट प्लेयर बनना चाहता हूँ। तुम्हारा एम मेरे एम के आसपास भी नहीं है। सूटो कुछ और कह पाता उससे पहले ही सीडो आकर सूटो का सिर टेबल पर जोर से मार देता है। इसके बाद सीडो बाकी प्लेयर से भी लड़ने की कोशिश करता है, पर एक प्लेयर निकल कर आता है जो सीडो को जमीन पर पटक देता है। उसका नाम ओलिवर आइकू होता है। ओलिवर साई से कहता है हम भी कैसे माने कि तुम एक अच्छे प्लेयर हो, तुम यहाँ पर नए हो, अगर तुम इतना ही अच्छे खेलते हो तो बकबक छोड़कर हमें अपना प्ले दिखाओ। आगे हम फिर से इसागी पर शिफ्ट होते हैं। शिगुरी इसागी को जापान की अंडर 20 टीम के बारे में बताता है। जापान की अंडर 20 टीम एक डिफेंसिव टीम होती है और सभी एकदम एलीट प्लेयर्स होते हैं। थोड़ी देर बाद सभी की मॉर्निंग ड्रिल खत्म हो जाती है और सभी लोग रेस्ट करने के लिए चले जाते हैं। इसागी जाते वक्त सोच रहा होता है कि मैं कैसे अपनी पावर को बढ़ा सकता हूँ। मैच के आखिरी में मैंने जो किया वो बस अचानक से हो गया, मैं उसे कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ। इसागी ये सब सोच ही रहा होता है। तभी वो रिन को ट्रेन करता हुआ देखता है। इसागी उससे कहता है कि रेस्ट का टाइम हो गया है, अगर तुम रेस्ट नहीं करोगे तो इंजर्ड हो जाओगे। रिन कहता है मैंने इस मूवमेंट का सबसे ज्यादा वेट किया है जब मैं अपने बड़े भाई के खिलाफ खेलूंगा और उसे हरा दूंगा। मेरे और उसके बीच में अब कोई नहीं आ सकता है। रिन को इतना ज्यादा इंटेंस देखकर इसागी हैरान हो जाता है और रिन को एक पानी की बोतल दे देता है। थोड़ी देर बाद इसागी वहां से चला जाता है। इसागी सोचता है कि मैंने पहली बार रिन को इतना ज्यादा इंटेंस देखा है, मैं रिन के साथ मिलकर ये मैच जीतना चाहता हूँ। आगे फिजिकल ट्रेनिंग के बाद जिनपाची सभी प्लेयर्स को मेंटली ट्रेनिंग देता है। जिनपाची सभी को ह्यूमन मूवमेंट्स के बारे में बताता है और कहता है कि जब हम अपने मूवमेंट्स को एंजॉय करते हैं तो उसमें खो जाते हैं, हम उसे फ्लो कहते हैं। जब तुम सब ने ब्लू लॉक में पहली बार अपनी पावर्स को महसूस किया था तुम उस मूवमेंट को याद करो। इसागी सोचता है ये बिल्कुल वैसा है जब मैंने आखिरी गोल किया था। जिनपाची कहता है कि तुम उस वक्त को याद करो जब गेम जीतने के लिए तुमने अपना पूरा फोकस लगा दिया था। अगर हमें कोई ऐसा काम दिया जाता है जो हमारी एबिलिटी से कम का है तो पहले उसे पूरा करने पर हमें खुशी होती है, पर फिर हम बोर होना चालू कर जाते हैं। पर जब हमें हमारी एबिलिटी से ज्यादा का काम दिया जाता है तब हम एंजियस हो जाते हैं। खुशी और बोरियत दोनों एक साथ नहीं रह सकती हैं। इसीलिए तुम पहले अपनी एबिलिटी को पहचानो और फिर उसके लिए टारगेट सेट करो और उस तरह का गोल करने की कोशिश करो। इससे तुम और नेक्स्ट लेवल पर चले जाओगे। बाहर से देखने पर लगेगा कि कोई चमत्कार हुआ है, जबकि तुम्हारे पास उसका फॉर्मूला होगा। इसी का नाम फ्लो है, पर ये इतना भी आसान नहीं है। हमारी डेली लाइफ में बहुत सारे इंफॉर्मेशन और इंटरटेनमेंट होता है, इसीलिए हम कभी भी एक चीज में इतना ज्यादा डूब नहीं पाते हैं, जिससे फ्लो अचीव करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। कोई ऐसा गोल जो तुम्हें थ्रिल देता है, तुम्हें एक्साइट करता है, कोई नया वेपन जिसे पाकर तुम खुश होते हो। मेरे लिए यही असली ईगो है। ब्लू लॉक में हम यही करते हैं। जो कोई सॉकर को खुद के अंदर पूरी तरह ढाल लेता है वही यहाँ सरवाइव कर पाता है। इसलिए याद रखो, तुमने
तुमने खुद को कैसे इवॉल्व किया है। इसागी सोचता है, जब मैं एक नया वेपन खोजता हूँ मैं और ज्यादा इसमें खो जाता हूँ। जिनपाची कहता है कि क्या जापान की अंडर-20 को हराना तुम्हें बोरिंग लगता है या एंजियस, ये तुम डिसाइड करो, पर तुम ये मैच केवल तभी जीत सकते हो जब तुम गेम वाले दिन फ्लो स्टेट में हो। तुम लोग ही हो जो जापान के फुटबॉल को चेंज करने वाले हो। इसागी सोचता है, मैं अपने लिए एक यूनिक फ्लो बनाऊंगा जिससे केवल मैं मैच में गोल कर सकूंगा। आगे नीको गागामारू और आर्यू से बात करने की कोशिश करता है, पर गागामारू और आर्यू दोनों अपने में ही बिजी होते हैं। नीको उससे पूछता है कि तुम लोग वीकेंड पर क्या करते हो। इस पर गागामारू कहता है कि मैं पहाड़ों पर जाकर हाइकिंग करता हूँ और जंगली सुअरों से लड़ता हूँ। आर्यू कहता है, मैं अपनी बॉडी को और सुंदर बनाने में लग जाता हूँ। इसके बाद नीको उनका ट्रस्ट गेन करने के लिए उनके जैसे हरकतें करने लगता है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।